3 जून 2025 को मंगलवार के दिन जब हम चोपटा द मिडोस से निकले नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग की ओर, तो उस समय बीचों बीच ही रास्ता रोक दिया गया, सभी गाड़ियों को रोका गया क्योंकि रोड की रिपेयरिंग मरम्मत चल रही थी और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। वहाँ करीब करीब 1 घंटा सभी गाड़ियों का बड़ा जमावड़ा लग गया और उस समय मैं पहुंचा ऐसे जंगल के ट्रेल में। वहाँ पर क्या हुआ, कौन कौन सी घटना घटी, क्या क्या दिखाई दिया और वो नेचर का ट्रेल, वो फॉरेस्ट का ट्रेल कैसा था, उसे अब आप अपनी आंखों से देखिए और सुनिए कौस्तुभ मणि के साथ। बचपन की कौन सी घटना याद आई, कौन सी अद्भुत घटना का जिक्र हुआ और कौन कौन से पोएम और सॉन्ग्स याद आ गए, वो अब आप देखिए और सुनिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करिए, बिकॉज लाइफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बना लो, यूट्यूब में डालोगे ना। ये देखिए जितने घर आपको दिखाई दे रहे हैं सबके ऊपर छोटे छोटे सोलर पैनल्स बने हुए हैं और इसी सोलर पैनल के पावर पर घर चलते हैं। हमने ऊपर चोपटा के कैंप स्टे में भी आपको दिखाया, सारा का सारा सोलर पावर पर, सोलर एनर्जी पर चलता है, तभी तो यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा बना रहता है। देखो कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ रह रहे हैं। हाँ, बाकी सुविधाओं की प्रॉब्लम होती है, तो आपको ग्रॉसरी लेना है, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए या तो पहाड़ से नीचे उतरें या ऊपर की तरफ कहीं मिले फैसिलिटी तो आप जाइए। लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर शांति से रहते हैं, एकदम शुद्ध हवा में, शुद्ध वातावरण में। हाँ, शहर की लाइफ तो एकदम दूषित हवा की है, तभी तो उम्र घट जाती है, 60 बरस 70 बरस, बस आदमी ख़त्म है एकदम। और यहाँ के पहाड़ी जो लोग हैं उनमें शक्ति भी कितनी है, ताकत, मतलब हम अपना वजन नहीं उठा सकते, ये 4-4 लोगों को उठा ले जाते हैं। देखे ही आ ही रहे हैं किस तरह से। हाँ, अच्छा, 4 लोग पिट्ठू वाले उठा लेते हैं एकदम। ये पूरा वन विभाग है एंड ऑल द हाउसेस ओवर हियर दैट यू सी आर ऑन सोलर पैनल मैक्सिमम। कितना सुंदर नज़ारा है। हालांकि रुकना पड़ रहा है, लेकिन रुकने का भी कोई ना कोई कारण होता है। देखो हम आपको कितने सुंदर प्राकृतिक नज़ारे दिखा रहे हैं। वाओ, दैट्स कॉल्ड ब्यूटी, द मेस्मराइजिंग सीनिक ब्यूटी। ये डोम शेप देखते हैं क्या बना हुआ है यहाँ पर, वाइट डोम हाउस। वाह, इग्लू की याद आ गई मुझे। इग्लूज़ ज़्यादा करके ऐसे घर बनाते हैं एक्चुअली बर्फीली जगहों पर। इग्लू का जैसा हाउस होता है ना, वैसा ये डोम शेप हाउस है बना हुआ। और ये वाइल्ड लाइफ है पूरा। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर रेंज में हैं हम। ये डोम शेप का देखो पूरा ऑफिस बना हुआ है यहाँ। और इसके बनने का भी कारण होगा क्योंकि बर्फ़ रहती है 6 महीने, और बर्फ़ में बर्फ़ के फिसलने के लिए सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन है, ये सबसे बेस्ट हाउस है। ये ऑफिस है भैया, ऑफिस है क्या? कहीं वन वालों का ऑफिस है। हाँ, एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड भी जो है ना, आप देखोगे रोड्स का बहुत ध्यान रखती हैं। एकदम कंस्ट्रक्शन अच्छे से चलता है ताकि पर्यटकों को, यात्रियों को ट्रैवल करने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है पूरी तरह से। अब ये सड़क पूरी बनेगी तब हम आगे खिसक सकेंगे। कम से कम भी लगभग मुझे लगता है 1-1.5 घंटे के लिए हम यहाँ पर अटक गए हैं। आज हमें नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग कवर करना था एक ही दिन में, तो अब तो हरी इच्छा है कि किस प्रकार कवर कर पाएंगे।
आप सोच सकते हैं इस स्लोप के ऊपर चढ़कर ऊपर तक जाने की आधे रास्ते क्या 10 मीटर चलने पर ही सांस फूल जाएगी शहरी लोगों की, और पहाड़ी लोग 15 मिनट में ऊपर पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ वेयर हेल्थ एंड फिटनेस कम्स। मैं भी कोशिश कर रहा हूं पूरी तरह से बैक टू हेल्थ में आने के लिए, बट आई डाउट इट्स गोइंग टू टेक लॉन्ग। ये देखिए, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो चोपटा आता है 7 किलोमीटर पर। हमने 7 किलोमीटर केवल कवर किया है। अभी हमें नीचे लगभग 60 किलोमीटर की जर्नी तय करनी है नंद प्रयाग तक पहुँचने के लिए। 60 किलोमीटर्स नंद प्रयाग तक पहुँचने के लिए। थोड़ा सा जंगल के अंदर चलते हैं। और आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। इतनी सीढ़ियाँ थोड़ी मैं चढ़ लूँगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर तक घरों में जाने के लिए, जंगल के रास्ते। वो रहा रोड, और ये ब्यूटी देखो, ये भी स्लोप का रास्ता बना हुआ है। इस पे चढ़ाई थोड़ी सी आसान होती है सीढ़ियों के मुकाबले, लेकिन स्टीप जितना होगा उतनी सांस फूलेगी। अब समय मिला है तो थोड़ा घूम लेते हैं प्रकृति के बीच में। यहाँ ज़्यादा करके वन विभाग के ऑफिसर्स रहते हैं, उनके घर होते हैं। सब तरफ से वन्य जीवों की रक्षा करना और वन प्रदेश का ध्यान रखना। देखिए कितनी ऊंचाई पर आ गया हूँ। लगभग 5 मिनट लगे होंगे मुझे। बड़ा सुंदर नज़ारा है। ये ट्रेल है, फॉरेस्ट ट्रेल बोल लीजिए इसे। अब सोचिए जो यहाँ रहने वाले लोग हैं रोज इतना ट्रेल चलते हैं और चढ़ते भी हैं। हम हमारी बिल्डिंगों में 2 माला चढ़ने में, 2 फ्लोर्स चढ़ने में हाफ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए भी लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये फॉरेस्ट लाइफ, लिफ्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। सीढ़ियाँ भी बड़ी ऊंची ऊंची, ऊपर से स्लोप्स भी इतना, तो इनकी सेहत सोचिए कितनी चुस्त मुस्त होती है। और ऐसी सेहत होने के कारण ही जीवन भी लंबा होता है। एक तो सेहत अच्छी, ऊपर से कर्म भी अच्छा, तो भगवान ऐसे जीवों को जीवन भी लंबा देते हैं ताकि वे प्रकृति की संरक्षण करते रहे और धर्म के कार्य में प्रकृति का और भगवान का साथ देते रहें।
चलिए नीचे उतरते हैं अब, डाउन द ट्रेल। मुझे एक पोएम याद आ गई, बचपन से हम सब गाते हैं, जैक। पोएम याद है आपको? अलग अलग धुन में लोग गाते हैं इस पोएम को। सो द पोएम गोज, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। याद आया? यहाँ इस नेचर ट्रेल में आकर बड़ा आनंद आ रहा है। देखो ट्रेल, ये जा रहा है रास्ता सीधा ऊपर फॉरेस्ट ऑफिसर्स के घरों तक। इन ट्रेल्स को, इस फॉरेस्ट को देखकर बचपन की एक पोएम याद आ गई। जब हम क्लाइंब करते हैं, पोएम याद है आपको? क्या थी? थोड़ा सांस ले लेता हूँ क्योंकि अब तो उम्र घट रही है और पैंटिंग चालू हो जाती है। हेल्थ और फिटनेस है ही नहीं क्योंकि शरीर ने साथ नहीं दिया। जीवन भर शहर की लाइफ, नेचर से दूर, प्रदूषण में बैठे हम। 2 फ्लोर भी चढ़ना है तो लिफ्ट का यूज़ करना है। रियली इट हैज़ डिटोरिएटेड आवर लाइफ। सो पोएम क्या थी? जैक एंड जिल। याद आया? Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down. बोलो। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jill came tumbling after. Woo! That's nature. That's young life. बचपन की लाइफ। रियली ग्रेट इट वॉज। क्योंकि बचपन हमारा भोला होता है, किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। दोस्तों के साथ रहना, हुड़दंग मचाना, रोना धोना, खेलना कूदना, साथ साथ थोड़ी पढ़ाई करना, बैक बेंचर्स के मस्ती मजाक को देखना और अंदर ही अंदर हंसते रहना। क्योंकि ज़ोर से हंसते और उनका मजाक उड़ाओ तब तो बाल खड़ा हो जाता है ना। तो ये सारी यादें जो है ना, बड़ी मेमोरेबल यादें होती हैं। इस फॉरेस्ट ट्रेल में आकर मुझे हमारे कैंपिंग के डेज़ याद आ गए। हम नेरल के कैंप में गए थे, हम पवई के कैंप में गए, स्काउट गाइड्स के कैंप होते हैं, और वहाँ खूब हुल्लड़ मचाया, खूब हुल्लड़। और बचपन ऐसा भोला होता है ना, हमें स्वयं को पता नहीं होता है हम किसको कष्ट पहुंचा रहे, किसको नहीं पहुंचा रहे। बस मस्ती करनी है, मस्ती करनी है मतलब करनी है। और उस मस्ती में हम दुनियादारी से एकदम बेखबर रहते हैं। इतना सुंदर ट्रेल है, देखो आप, यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ और वो सारी पोएम याद आती है हमें। हम एक बार कैंप में गए थे तो वहाँ पर हमारे एक सर थे, मिश्रा जी, बड़े मजाकिया सर थे और वो इतना मजाक करते थे ना कि पूछो मत। देखिए मैं अभी उस ट्रेल से आया हूँ एंड आई एम वॉकिंग अप दिस ट्रेल। उनकी एक कविता है, थोड़ी थोड़ी याद है। वो कहते थे, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो रोज़ सवेरे जागती थी, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं पत्थरों के पास, फिर मिश्रा जी की कविता का आगे का कदम सुनाता हूँ। यहाँ सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, दिस इज़ जस्ट द वॉक। आप नज़ारा देखिए, इट्स सो ब्यूटीफुल। कैन यू सी? वी मिस दिस। आपको दिखाता हूँ कैमरा टर्न करके। वी रियली मिस दिस ब्यूटी, दिस ग्रीनरी, दिस नेचर, प्रकृति। क्योंकि हमने ही प्रकृति को नष्ट किया, और जब हम प्रकृति को नष्ट करते हैं तो वह हमारा नाश करेगी ही करेगी। देखा, यहाँ कोई सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, बस इस ट्रेल से चलते चलते ऊपर आ गया हूँ। तो मिश्रा जी कहते थे
मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, अरे मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो रोज सवेरे जागती थी, तेरे बाप दादा का क्या जाता, तेरे बाप दादा का क्या जाता, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। हम इतना पेट पकड़ पकड़ कर हंसते थे, पूछिए मत, इतना इतना हंसते थे, पूछिए मत। देखो मैं अभी यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ बोन्स मिले हैं, बोन्स, समझते हो, ये बोन्स दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। सो बायोलॉजिस्ट कैन आइडेंटिफाई एक्चुअली ये बोन्स हैं किसके। मैंने कहा ना आपसे, ये वन्य प्रदेश है, यहाँ बाघ चीते वगैरह सब रहते हैं। अभी दिन का समय है तो थोड़ी हिम्मत कर ली आने की और इसके अंदर प्रवेश करने की, वरना रात के समय तो कौन हिम्मत करेगा भाई, है ना। अपना ख्याल रखना है अच्छी तरह से। चलिए अब नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरते उतरते कुछ बचपन की बातें याद आती हैं आपको, याद करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने घर से थोड़ा सा बाहर आइए। क्यों? घर के क्लेशों से, झगड़ों से, लड़ाई से दूर होगे, घर के बाहर निकलोगे। ऐसा नहीं है कि पैसा है तभी जा सकते हो, बिना पैसे के भी एकदम कम से कम अमाउंट में भी आप बाहर निकल सकते हो, प्रकृति का नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हो। क्योंकि जब आप बाहर आओगे तो आपको ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे अपने चारों ओर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आपका मन जो है ना आनंदित हो जाएगा। यकीन मानिए, दिमाग से ना सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज यू विल बी इन नेचर, इंटरमिंगलिंग with nature, within nature, inside nature. That is the beauty of प्रकृति, of nature. और तभी हमें बड़ा आनंद आता है। अब आप देखो मेरे पीछे कितना नीचा ट्रेल है, मैं वहाँ से चढ़ते हुए आया हूँ ऊपर, और ऊपर भी दिखाता हूँ आपको पत्थरों का नज़ारा। हरे कृष्णा, ये देखो, वाह, दिस इज़ एन ऑसम व्यू। एक फ़ोटो तो बनती है यार यहाँ पर। ऐसे आपको सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। संसार में शायरियाँ गाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। कोई आपको खुशी दे इसका इंतज़ार न करिए, इंतज़ार ये करिए कि कोई आपके जीवन में ऐसा आए जो दुखी हो, और उसके दुख को आप अपने सामर्थ्य अनुसार दूर कर सके। उसके आँखों में जो आंसू है, उन आंसुओं को आप पी सके, ऐसा कार्य करिए। जब आप ऐसा कार्य करोगे ना, तो आपको अंतर्मन में इतनी प्रसन्नता मिलेगी, इतनी हैप्पीनेस मिलेगी कि आप अपने सारे दुखों को भूल जाओगे। हमारी एक मैडम है, बचपन में 4th स्टैंडर्ड क्लास की हमारी टीचर थी। ध्यान से सुनिएगा, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जीव जो है ना दुखों के जंजाल में फंसा रहता है। तो हमारी जो मैडम थी 4th स्टैंडर्ड की क्लास टीचर, उनका जीवन बड़ा कठिन बीता। इतना कठिन कि उनकी 2 बच्चे थे, बेटा बेटी दोनों गुज़र गए समय रहते, उनका पति गुज़र गया। अब उन्होंने अपने आप को एक कमरे में ऐसा बंद कर लिया, कैद कर लिया कि बस जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई खुशियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एकदम ब्रीफ में बता रहा हूँ। जब मैं उनसे मुलाकात की थी मैंने, तो उन्हें 2 दिन पहले ऐसा महसूस हो गया कि कोई उनसे मिलने के लिए आने वाला है। उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था, हिंदू थी वो, लेकिन उन्हें कहीं पर भी शरण नहीं मिली, तो उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। उनके आसपास रहने वालों ने उन्हें बहुत परेशान किया। इस्लाम को कबूल करने पर उन्होंने मुझसे कहा कि 2 दिन पहले उन्हें ऊपर से ऐसे लगा कि अल्लाह की आवाज़ आ रही है कि कोई फ़रिश्ता तुमसे मिलने के लिए आने वाला है।
मुझे तो मेरे कृष्ण ने 20 वर्षों बाद एकदम से विजन दिया कि तुम्हारी वो मैडम है, बड़ी दुखी है, तुम्हें उनसे मिलने जाना है, उनके दिल का जो दुख है ना उसे दूर करना है, उनके दिल के दुख को। अब मुझे उनका पता नहीं पता था, एड्रेस नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, उनके बारे में नहीं जानता। मैंने अपने फ्रेंड से भी कई बार पूछा, उन्होंने भी पूरा स्कूल खोज डाला कि कहाँ पर मैडम के बारे में पता चल जाए, कहीं से नहीं पता चला। अब घटना को सोचिएगा और सुनिएगा ध्यान से। एक दिन अचानक कुछ 25 दिनों बाद मेरे एक प्रोफेसर थे 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स के सर, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, उनका फ़ोन आया। वो बोले, विक्रम मैं चर्च में गया था संडे को और चर्च में मुझे जीसस की आवाज़ सुनाई दी कि कोई दुखी है, तुम जो है ना तुरंत की तुरंत विक्रम से कनेक्ट करो। और चर्च में जब उनको आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया। बोले मैंने फ़ोन किया, पता नहीं मुझे कौन दुखी है, क्या है। तो मैंने उनको पूछा कि सर आप जानते हैं क्या मैडम का एड्रेस वगैरह कहाँ है। बोले अरे उनसे तो मेरी रोज़ बात होती है, मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है, बहुत दुखी है, एक कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, बाहर ही नहीं निकलती हैं, उनका जीवन बड़ा दुखदायी बीता है। तब मैंने कहा वाह देखो सर, कैसे भगवान ने आपको मुझसे कनेक्ट कर दिया। तो मैं जाऊंगा मैडम से मिलने के लिए। मैं ढूंढता मैडम के घर पे पहुंचा और टक 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 कैसे नॉक किया मैंने उनके घर के दरवाज़े को। जैसे ही नॉक किया, वो दरवाज़ा खोला, उनके घर में रहने वाले कुछ स्टूडेंट्स के घर में साथ में रह रही थी वो, उन्होंने दरवाज़ा खोला। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो पीछे से मैडम जो है वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी। कुरान शरीफ को छोड़कर, पढ़ते पढ़ते छोड़कर वो भागकर दरवाजे पे आई और एकदम से गले चिपट गई मेरे और रोने लगी। बोले मेरे अल्लाह ने मुझे बताया था कि कोई मुझसे मिलने के लिए आने वाला है, क्या वो तुम ही हो। मैंने कहा मैडम मैं नहीं जानता, मुझे तो मेरे कृष्ण ने कहा कि मुझे आपको ढूंढना है, आपसे मिलना है, तो इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। खैर बात बहुत लंबी होती है। उनसे बातें की, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके दुखों के बारे में जाना, उनके दुखों के बारे में जानकर समझा उस चीज़ को। अब मैं एकदम स्लोप चढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देते देते। तो उनके दुखों को जानकर समझा और फिर मैंने कहा, मैंने मेरे विजन में देखा है कि आप एक ऐसे स्थान पर पहुँचोगे जहाँ आपका जीवन पलट जाएगा। 74 ईयर ओल्ड हो चुकी मैडम। इस उम्र में तो इंसान मृत्यु की आशा करता है, इंतज़ार करता है। बोलते हैं एक पैर जो है कब्र में है। लेकिन मैंने कहा, मैंने देखा मैम, आप ऐसे स्थान पर जाओगे जहाँ आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यकीन मानिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही मैडम ने जो अपना दुख बताया ना निकाल कर दिल से मेरे सामने, तो उनका सारा दुख जो है ना गायब हो गया, मतलब हल्का हो गया दिल। आप अपने दुख को जब शेयर करते हो ना किसी से, अपने से, तो दिल का दुख हल्का हो जाता है। और यहाँ पर तो 3 सुपर पावर शक्ति कनेक्टेड थी। मुझे मेरे कृष्ण ने भेजा वहाँ पर, और वहाँ जाने का रास्ता जो है, मेरे सर जो है क्रिश्चियन है, वो जब चर्च में गए उनको जीसस की वाणी हुई कि विक्रम से कनेक्ट करो। और मेरी जो मैम है वो इस्लाम को मानने वाली है, उनको उनके अल्लाह ने बताया 2 दिन पहले केवल कि तुमसे मिलने के लिए कोई आएगा जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देगा। तो आपको लगता नहीं है ये तीनों जो शक्तियाँ हैं ये अलग अलग नहीं हैं, एक है। विधाता, प्रकृति, नेचर, गॉड, भगवान एक है, ये अलग नहीं है। हम इन्हें अलग अलग नामों में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में पूजते हैं। खैर 6 महीने में मैम ने घर छोड़ा और घर छोड़कर वो गुजरात चली गई एक वृद्धाश्रम में। और जब वो घर छोड़कर गुजरात गई वृद्धाश्रम में, वहाँ उन्हें बहुत फैसिलिटी मिली, अच्छे से खाना पीना, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे सब कुछ उन्हें मिलता। बहुत ऊंचाई पर आ गया हूँ बात करते करते। और उनको दवाइयों का फैसिलिटी, खाने का फैसिलिटी,
शेयरिंग कमरा जिसमें अलग से उनका कबर्ड लॉक के साथ में उनको मिला, तो वो सारी फैसिलिटी उनको मिली। और मैं करीब, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं करीब 3-4 महीने बाद उनसे कनेक्ट हुआ, पूछा कि मैम आप कहाँ हैं, तो उन्होंने पूरे वीडियो पे मुझे वो जगह दिखाई, वो स्थान दिखाया। तो मानिए यकीन, वो वही स्थान, वही जगह जो मैंने मेरे विज़न में देखी थी, वही स्थान। और वहाँ पर इतने बूढ़े माँ बाप, जो नालायक बच्चे होते हैं, छोड़ देते अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में। कई माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, पैदा क्यों करते हैं पता नहीं। तो ऐसे बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, उन वृद्धों के दुखों को सुनना शुरू किया। उनके दुख सुनते सुनते मैम ने कहा कि जब उनका सब यातना और दुख सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। आज वो इतनी खुशी से वहाँ पर रह रही हैं, इतनी प्रसन्न हैं। वो कहती हैं मेरी लाइफ बन गई, तुम आए मिलने के लिए, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने मैम से कहा मैम मैं आया नहीं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। देखिए ऊपर पत्थरों की श्रृंखला आपको दिखाता हूँ, कितना सुंदर है। यहाँ पर भी एक फ़ोटो ज़रूर बनती है। जय श्री राम। तो मैंने कहा मैं यहाँ आया नहीं मैम, मुझे तो भेजा गया है आपके अल्लाह ने, सर के जीसस ने और मेरे श्री कृष्ण ने। अब आप अपना जीवन शांति से बिताइए, लोगों के दुखों को दूर करते रहिए। आपका समय निकट है, लेकिन जितना समय है उतने समय को आप सेवा में बिताइए। सेवा जो करता है उसका जो जीवन है वो सफल हो जाता है, उसका जीवन सार्थक बन जाता है। अब मैं काफ़ी ऊंचाई पर आ गया हूँ, नीचे जाता हूँ क्योंकि अगर रास्ता खुला तो ड्राइवर ढूंढते रह जाएगा और नीचे जाने का रास्ता भी ढूंढना है मुझे, क्योंकि यहाँ बड़ा फिसलन है। ये देखिए कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है, सो बहुत संभल कर चलना होता है। वन्य प्रदेश है भाई, जंगल में कुछ भी हो सकता है ना। सो आई एम वॉकिंग डाउन। और फिर से हम कहेंगे गाना गाते गाते, पोएम्स गाते गाते, एक अच्छा सा गीत मुझे याद आ रहा है। इक्के ने बादशाह को मारा, बादशाह जो बेगम से हारा। इक्के ने बादशाह को मारा, बादशाह जो बेगम से हारा। और गुलाम किस्मत का मारा, बेचारा ये ज़िंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी। यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी। तू खेलता जा, खेलता जा, बाजियों पे बाजियाँ तू खेलता जा, खेलता जा, बाजियों पे बाजियाँ बाजियाँ। जिंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी। यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी। चलिए अब आज के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर, सलाम वालेकुम, जय श्री राम। आप सबको मेरा प्रणाम और आप सब बने रहिए कौस्तुभ मणि के साथ, क्योंकि मैं आपको जीवन की सच्चाई से अवगत कराऊंगा, जीवन की सत्यता से अवगत कराऊंगा, ह्यूमैनिटी इंसानियत क्या होती है उससे परिचय करवाऊंगा, सत्य ज्ञान दूंगा, सच्ची भाषा बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन को एकदम सत्यमेव जयते की तरह जी सके। जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। देखो यहाँ पर जो है रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है,
पूरे साल भर में ना 2 से 4 महीने का समय मिलता है जब रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि बाकी समय जो है ना यहाँ पर बर्फ़ इतनी पड़ती है कि बर्फ़ के समय में तो काम कोई कर ही नहीं सकता है। तो ये जो 2-4 महीने का समय है, उसी समय ये रोड बनाने का काम कर सकते हैं। ये अभी इन्होंने कहा, लोकल्स जो काम कर रहे हैं यहाँ पर सारे कंस्ट्रक्शन वाले, कि 18 अप्रैल को ही यहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी, इतनी बर्फ़ कि वो कंस्ट्रक्शन का काम कुछ कर ही नहीं पाए। तो अब इनको समय मिला तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, और देखो सारे वर्कर्स हैं यहाँ पर, रोड बना रहे हैं। किसके लिए? हम सारे यात्रियों के लिए, जो हम जैसे यात्रियों को परेशानी नहीं हो किसी भी तरह की, और यहाँ से सुगमता से हम लोग जा सके, इसलिए इतनी मेहनत करके ये सड़क का निर्माण करते हैं। तो आप सबको भी थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए जब आप जाए। और फिर अब शायद रोड खुल गया है, हम भी चलते अपनी गाड़ी में, ये गाड़ियाँ हटेंगी। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो आज गाड़ी यहाँ रुकी सड़क के लिए। अब बरसात शुरू हो गई है, बूंदें आना चालू हो गई बरसात की। बहुत सुंदर मोटिवेटेड वीडियो बन गया है। अब जब शेयर करूँगा आप देखेंगे, तब आपको आनंद आ जाएगा इसका। जय श्री राम। बस हम अभी रोड क्लियरिंग से निकले हैं, और देखो मौसम कितना सुंदर हो गया है, बरसात आ गई। ऐसे मौसम में पहाड़ी पर ड्राइव करना चाहिए सेफली। हमारे साथ अजय हैं, बहुत फर्स्ट क्लास ड्राइविंग करते हैं, मतलब मैंने आज तक ऐसी ड्राइविंग देखी नहीं है। बहुत संभाल कर चलाते हैं गाड़ी, और आनंद आ जाता है सफ़र का बढ़िया। अब आप मौसम का आनंद उठाइए। वो तो 10 बार बोल लेता। पूरा वन प्रदेश है ये, और जब पहाड़ी बन